अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। बात करेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, जहां पर अफगानिस्तान के मामले पर शदीद बहस देखने में आई। मामला कुछ यूं हुआ कि भारत की तरफ से अफगानिस्तान पर पाकिस्तान की हिकमत अमली को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया, जिसके ऊपर पाकिस्तान और भारत आमने सामने दिखाई दिए। पाकिस्तान ने जो उसके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए भारत की तरफ से, उसको रद्द किया शदीद अल्फाज में, और बल्कि कहा कि भारत अफगानिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयाँ करवा रहा है, दहशतगर्दी में मुलव्वस है। पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ के ऊपर चीन हम आवाज़ दिखाई दिया। चीन ने कहा कि अफ़गानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द तंजीमें पड़ोसी ममालिक के लिए शदीद ख़तरा हैं। अफ़गानिस्तान में चीनी शहरियों पर भी हमले हुए हैं और हलाकतें भी हुई हैं इसके नतीजे में, और ज़ोर दिया कि अफ़गान तालिबान दहशतगर्दी के जो संगीन ख़तरात और असरात हैं उनको एक्नॉलेज करें, उनको तस्लीम करें। आपको याद होगा, सिर्फ ये यूनाइटेड नेशंस में ही नहीं बल्कि 2 रोज़ पहले पीर के रोज़ अमेरिका से भी आवाज़ उठी इस सिलसिले में। मार्को रूबियो ने ये करार दिया, यानी अमेरिका ने करार दिया कि जो अफ़गानिस्तान की रियासत है वो नाजायज़ हिरासत की सरपरस्ती करती है, स्टेट स्पॉन्सर ऑफ रॉन्गफुल डिटेंशन है। ये कहा तालिबान को कि वो दहशतगर्दाना हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे उनको पीछे हटना पड़ेगा। यहाँ पर सवाल ये बनता है कि क्या अमेरिका, चीन, पाकिस्तान का मुश्तरका मौक़िफ़ तालिबान पर दबाव बढ़ा सकता है? और ये जो सारे के सारे इक़दामात हो रहे हैं, आवाज़ें उठ रही हैं अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक, इनसे मुराद क्या है? हमें ज्वाइन कर रहे हैं सारी डिस्कशन के लिए सलीम साफ़ी साहब, शहजाद इकबाल साहब, उमर चीमा साहब और रीमा उमर साहब अभी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा जी, सलीम साफ़ी साहब से शुरू करते हैं। सलीम साफ़ी साहब, ये जो आवाज़ें हम उठते हुए देख रहे हैं, इससे पहले भी हमने देखा सिक्योरिटी काउंसिल में मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक बहुत रिजर्वेशन ज़ाहिर की गई, लेकिन अब ये जो बड़ी संगीनी से इसको देखा जा रहा है, चीन की तरफ से जो कहा गया, फिर अमेरिका की तरफ से जो ज़बान इस्तेमाल की गई तालिबान से मुतल्लिक, क्या इम्पैक्ट इसका आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं? देखिए, ये बाकी ममालिक की तरफ से तो पहले भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार होता रहा। मसलन अगर चीन है तो चीन के जो योगर है या ईटीआईएम के लोग हैं वो अफ़गानिस्तान में हैं, तो चीन को उस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात है और पाकिस्तान की तरह वो भी डिमांड कर रहा है अफ़गानिस्तान से कि उनके लोगों को उनके हवाले किया जाए। इसी तरह उज़्बेकिस्तान जो है, तो उज़्बेकिस्तान के तकरीबन 3000 के लोग इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान के हैं जो वहाँ पे सरगर्म अमल हैं। इसी तरह ताजिकिस्तान के अंसारुल्लाह के लोग हैं, तो वो तो पहले से एतराज़ करते रहे बिलमुशाफ़ा मुलाकातों में भी और बराह रास्त राब्तों में भी और यूएन के फ़ोरम पे भी। इसी तरह यूएन ने भी इससे पहले अपनी रिपोर्ट में ये कह दिया है कि अफ़गानिस्तान में मुख्तलिफ़ टेररिस्ट जो है वो जमा हो रहे हैं और इंतहा पसंद जमा हो रहे हैं। तो यूएन की भी एक लिहाज से नई बात नहीं है। जो नई बात है वो अमेरिका की है, क्योंकि अमेरिका ने इससे पहले कोई एतराज़ भी नहीं किया था और अमेरिका की तरफ से सपोर्ट भी मिल रही थी तालिबान हुकूमत को, तो उनकी तरफ से माहाना बुनियादों पे पैसे भी आते हैं अफ़गानिस्तान को। तो अब ये इम्कान पैदा हुआ है कि उनकी तरफ से जो पैसे आते हैं शायद वो पैसे भी बंद हो जाएं और अमेरिका का आवाज़ मिल जाना बाकी आवाज़ों में, तो उसकी वजह से यकीनन उस पे दबाव में इजाफ़ा होगा। सर, लेकिन क्या आप समझते हैं कि ये जो सारी की सारी तनकीद हुई है यूएस की तरफ से भी, ये तालिबान के ऊपर कोई असर डालेगी या उनको कहीं ना कहीं मजबूर करेगी, उनको दबाव में लाएगी कि वो जिस तरह भी चल रहे हैं उसी तरह से रखें, या फिर उनके ऊपर ये दबाव डालेगी कि कंप्लाई करें दुनिया के साथ, पाकिस्तान के मौक़िफ़ के साथ? तालिबान वैसे ज़्यादा असर नहीं लेते बाहर की तनकीद का और या आलमी इदारों के एतराज़ात का या उनकी करारदादों का। वो अपनी दुनिया में मगन रहते हैं और अफ़गानिस्तान की हद तक ही उनकी सोच महदूद रहती है। लेकिन बहरहाल थोड़ा बहुत असर तो ज़रूर उन पे पड़ेगा। इससे पहले भी देखें कि उनके वज़रा जब बाहर ट्रैवल करते हैं तो उनको यूएन से इजाज़त लेनी पड़ती है। तो इसी तरीके से ये एक-एक चीज़ जब मिलती है तो उनकी मुश्किलात बढ़ेंगी और एक वक्त आएगा कि उन पे दबाव आ जाएगा। ठीक है।
अच्छा जी, रीमा उमर साहिबा से सवाल पूछते हैं ज़रा। ये टेक्निकल जो मामलात हैं, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स का ये कहना हो कि नाजायज़ हिरासत की सरपरस्ती कर रहा है अफ़गानिस्तान, या फिर ये हो कि यूनाइटेड नेशंस में जिस तरह से आवाज़ें उठ रही हैं। रीमा, पहले तो हमें ये बताइएगा, ये जिस तरह अभी साफ़ी साहब भी कह रहे थे कि जो US की तरफ से स्टेटमेंट आई है वो बड़ी अहम है और उसकी अहमियत सबसे ज़्यादा, हमें समझाइएगा इससे मुराद क्या है, इसकी वजह से क्या आप समझती हैं कोई अमली तौर पर दबाव पड़ सकता है अफगान तालिबान के ऊपर? जी शुक्रिया लीना। एक्चुअली नहीं, क्योंकि जो अमेरिका की तरफ से ये डेजिग्नेशन है, मेरा नहीं ख्याल इसकी उतनी अहमियत है मेरी नज़र में कि हम कहें कि कोई बहुत पाथ ब्रेकिंग या ग्राउंड ब्रेकिंग तब्दीली आई है अमेरिका की पॉलिसी में। ये एक टर्म होती है हॉस्टेज डिप्लोमेसी, जो वेस्टर्न ममालिक में बहुत से ममालिक के बारे में कहा जाता है कि वो अपने कवानीन को या यहाँ पे दहशत गर्दी को इस्तेमाल करते हैं और ममालिक के शहरियों को किडनैप करने के लिए या उन्हें हॉस्टेज रखने के लिए, फिर वो अपनी कुछ टर्म्स मनवाने के लिए उनकी जो रिलीज है वो निगोशिएट करते हैं। तो ये एक बहुत स्पेसिफिक चीज़ है, इसके साथ एज सच सैंक्शंस नहीं जुड़ी, इसकी आलमी सतह पे उस तरह से सपोर्ट नहीं है इस डेजिग्नेशन को। तो मैं इसको बहुत महदूद तरह से फ़िलहाल रीड करती हूँ। लेट्स सी आगे क्या बनता है, लेकिन स्पेसिफिकली ये जो डेजिग्नेशन है इसका मतलब ये है कि अफ़गानिस्तान में अमरीकी जो शहरी हैं उनको किडनैप किया जाता है, अगवा किया जाता है और फिर वो लेवरेज के तौर पे डिप्लोमेसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है उन्हें, एंड दैट्स अबाउट इट। तो मेरी नज़र में इसकी उतनी अहमियत नहीं है। लेट्स सी आगे इस पे वो किस हद तक जाते हैं, क्या सैंक्शंस कब तक मामला आता है और ममालिक किस तरह फॉलो करते हैं, क्योंकि अभी ये नई चीज़ है अमेरिका के लिए भी। लेकिन ये हॉस्टेज डिप्लोमेसी से रिलेटेड है, ये दहशत गर्दी से उस तरह से रिलेटेड नहीं है जो मेरा ख्याल है पाकिस्तान चाहेगा कि और ममालिक रिकग्नाइज करें। अनफॉर्चुनेटली मैं तो इसको कॉशियसली ही रीड करूंगी। दूसरा, चीन का जो बयान है वो तो मुझे बहुत डिप्लोमेटिक लगा। चीन एग्जैक्टली ये बात कि अफगानिस्तान की जो ज़मीन है, अफगानिस्तान की जो टेरिटरी है, वो दहशतगर्द जो तंजीमें हैं, गिरोह हैं, वो इस्तेमाल करते हैं, बहुत बार कह चुका है। मैं एक्सपेक्ट करती थी कि कुछ शायद ज़्यादा सख्त अल्फाज जो हैं वो हमें सुनने में मिले, लेकिन नहीं मिले। हमने ये भी सुना कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अपनी जो कशीदगी है उसको कम करना चाहिए और चीन अपना जो एक रोल है डिप्लोमेटिकली वो प्ले कर सकता है। तो मेरी नज़र में ये भी काफ़ी कॉशियस डिप्लोमेटिक ज़बान थी, कुछ नया नहीं था, क्योंकि पिछले साल भी मुझे याद है ऑलमोस्ट एग्जैक्टली अक़वाम मुत्तहिदा के ही एक फोरम पे चीन ने अफगानिस्तान के बारे में यही अल्फाज इस्तेमाल किए थे। तो कुछ चेंज नहीं आया पाकिस्तान की जो अफगानिस्तान के साथ जंग है उसके बाद चीन के एटलीस्ट जो अल्फाज का चुनाव है उसमें। तीसरा आपने क्या कहा जी, पाकिस्तान को तो ऑफ कोर्स ये मौक़िफ़ है, पाकिस्तान तो डायरेक्टली अफगानिस्तान से बात भी कर चुका है, तो उसका क्या दबाव पड़ना है अफगानिस्तान पे। एक चीज़ इस पे मैं बात करना चाहूँगी, इस पे जो मुझे बहुत आयरॉनिक लगी वो भारत का बयान था। भारत का ये कहना कि पाकिस्तान इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन कर रहा है, एक और मुल्क में उनकी जो सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उसको वायलेट कर रहा है। ये बहुत व्हाट यू से कि आप किस मुंह से ये बात कर रहे हैं। भारत जो है उसने अक़वाम मुत्तहिदा में जो सेल्फ डिफेंस की का राइट होता है उसको ही तब्दील कर दिया है। इजराइल, अमेरिका और भारत ये रिस्पॉन्सिबल है कहने के लिए कि हम प्रीएम्प्टिवली स्ट्राइक्स कर सकते हैं, कुछ हुआ भी नहीं है अगर आपके मुल्क में, प्रीएम्प्टिवली कर सकते हैं। उन्होंने नॉन स्टेट एक्टर्स को एक्सक्यूज बना के पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, पाकिस्तान में अटैक्स किए हैं। तो भारत का कहीं से ये मुंह नहीं बनता कि वो पाकिस्तान पे ये सवाल उठाए। और मेरी ये रीडिंग है कि इंटरनेशनल लॉ के तहत सेल्फ डिफेंस को आप इस तरह पढ़ सकते हैं कि अगर एक मुल्क सरपरस्ती कर रहा है या इन्वॉल्व है, सपोर्ट कर रहा है नॉन स्टेट एक्टर्स को भी जो दहशतगर्दी एक और मुल्क में करते हैं, आप अपना राइट टू सेल्फ डिफेंस उस मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हो। ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की एक जजमेंट भी है जिसमें इसी तरह तशरीह की गई है सेल्फ डिफेंस की। तो भारत की सेल्फ डिफेंस की जो जस्टिफिकेशन भी अब वो इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि उसका बैनुल-अक़वामी कवानीन में कोई उसकी हैसियत ही नहीं है। लेकिन पाकिस्तान जो कर रहा है अफगानिस्तान में, उसकी एक जस्टिफिकेशन मौजूद है। तो मेरे लिए फ्रैंकली अनफॉर्चुनेटली यही सबसे एक इंटरेस्टिंग चीज थी उस सेशन की, जो भारत का मौक़िफ़ था, क्योंकि बहुत आयरॉनिक था। अच्छा, भारत ने ना सिर्फ क्रॉस बॉर्डर उस तरह हमले और जवाबी हमले हो रहे हैं उसको, बल्कि जो बॉर्डर बंद है पाकिस्तान की हिकमत अमली के तहत अफगानिस्तान के साथ, उसके ऊपर भी कहा और इसको ट्रेड टेररिज्म का नाम दिया।
जी बिल्कुल, वो इसलिए मेरे लिए ये था कि मैं तो चाहूंगी कि This is also okay. एक एक लफ्ज उनका जो मौकफ था अफगानिस्तान के ऊपर, उसको तो आप चैलेंज कर सकते हैं, उस पर बहुत तबसरा हो सकता है कि किस तरह वो फैक्चुअली लीगली बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। सो मेरे लिए दैट वाज द टेक अवे। चाइना का बयान नहीं था और अच्छा। अमेरिका की जो डेजिग्नेशन है ये मेरे लिए उस तरह अहमियत नहीं रखती। चीमा साहब, क्या आपके लिए भी जो चाइना का बयान था वो उस तरह से ज़्यादा शिद्दत वाला या पुरजोर नहीं था जिस तरह से पाकिस्तान या उसके इस खित्ते के एक अहम स्टेक होल्डर होने की हैसियत से होना चाहिए था, या आपको लगा कि कोई वजह है इसके पीछे जो चीन ने मौक़िफ़ अपनाया? अलीना, मेरे ख्याल है कि अगर हम चाइना का ओवरऑल मिजाज देखें, आपने कभी देखा है कि कोई चाइनी आपको कोई बड़ा एक्साइटेड नजर आए? वो भी आपको नजर नहीं आता, वो बड़े एक्सप्रेशनलेस होते हैं। तो उनकी जो बयानात हैं, वैसे ये कहना वो थोड़ी भी सी ज्यादती हो बड़ी जाएगी। हाँ, ये थोड़ी ज्यादती हो जाएगी। नहीं, थोड़ी सी ज्यादती तो हो जाएगी, लेकिन मुझे भी नजर नहीं आया। मैं तो अच्छा। अपनी बात कर रहा हूँ कि ओवरऑल उनका एक बड़ा एक मेजर टोन होती है। मेरा मतलब ये है बात करने का तो कि वो डिप्लोमेटिक स्टेज इस पे आई तरह थिंक से, हाँ, वो अलग से, हाँ चले। इस तरह से वो ओपनली आते नहीं है। यानी कि वो अभी आप देख लें, अगर ईरान के हवाले से देख लें, तो ईरान के हवाले से भी उन्होंने कोई बड़ा कोई आउट ऑफ द वे जाके उनका बयान नहीं आया। मैं जो मेरे लिए एक रेडिकल स्टेटमेंट थी वो यही थी कि उन्होंने कहा कि अमेरिका इज अ वॉर एडिक्ट। यानी कि ये उनका एक सबसे मुझे एक एक्सट्रीम जो एक तरह का कोई सेंटेंस नजर आया, वो यही था। बड़ी एक मेजर टोन में वो गुफ्तगू करते हैं। और दूसरी बात यह है कि वो क्या सकते हैं अफगानिस्तान को। अल्टीमेटली वो कोई उनको इंसेंटिव दे सकते हैं। उनके अपने 20 स्टेक्स हैं, क्योंकि जो चाइना के मिलिटेंट्स हैं वो भी उधर ही आबाद हैं अफगानिस्तान के अंदर। वो उनको कोई चाहते हैं कि किसी तरह अफगानिस्तान को, या इन पर्टिकुलर जो तालिबान हैं, इनको स्टेक होल्डर बनाया जाए कि वो जिसमें उन्हें एक इंसेंटिव नजर आए कि अगर हम इन लोगों के साथ कोऑपरेट करेंगे, चाइना के साथ करेंगे, पाकिस्तान के साथ करेंगे, अमेरिका के साथ करेंगे, कतर के साथ करेंगे, या और जो बाकी ममालिक हैं, तो उसका हमें ज्यादा एडवांटेज है। अब यह है कि इन्होंने जिस तरह से वो ईरान के हवाले से बात आती थी ना पहले जी, कि उन्होंने हिजबुल्लाह या हूथीज के हवाले से आती थी कि उनका फॉरवर्ड डिफेंस है, ये तालिबान ने जो अपनी ये एक दहशतगर्दों की अक़वाम मुत्तहिदा बनाई हुई है, इन्होंने भी इनको एक फॉरवर्ड डिफेंस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। टीटीपी को पाकिस्तान के अगेंस्ट एज आ एक अपना एक वो स्ट्रेटजिक एसेट कंसिडर करते हैं। फिर उन्हें इंटरनली भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, दाइश की वजह से भी हैं कि ये लोग जो हैं, अगर हम इनको कहीं अबैंडन करें, ये कोई दूसरी साइड पे ना चले जाएं, तो उनके अपने मसाइल हैं। तो उस लिहाज से मेरा है कि अभी आप देख लेना, जो कतर वाले हैं, कतर वाले इनको उन्होंने ऑफिस वगैरह प्रोवाइड किया, जो मीडिएशन का रोल प्ले करते रहे। लेकिन हमारे भी कतर से बड़े शिकवे होते हैं जी कि कतर जो है वो पता नहीं अफगानिस्तान की साइड पे है। अब कतर जो है उसके अपने भी इंटरेस्ट हैं, वो चाहते हैं कि तालिबान के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक रहें, हम इधर जो है कोई इन्वेस्टमेंट करें, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हम उसके कंट्रैक्ट हमारे पास आ जाएं। लेकिन तालिबान एक खास स्टेज से आगे नहीं जा पाते। जिस तरह वो साफी साहब ने भी शुरू में बात की थी कि तालिबान जो है, जो मैं समझता हूँ यानी कि वो एक बड़े जरा स्लो लर्नर हैं, या वो जिस दुनिया में रहते हैं उस दुनिया के कुछ तकाजे मुख्तलिफ हैं। वो हमारे बजाय वो जो उनको इंटरनली जो अपनी एक मिलिटेंसी की तरफ से, जो उस रजीम की तरफ से एक प्रेशर आता है, मेरे ख्याल वो उससे ज्यादा एक्ट करते हैं। तो एट बेस्ट वही उनके साथ हो सकता है जो भी पाकिस्तान कर रहा है, कि इससे उनकी एक अपनी पोजीशन, उनकी अथॉरिटी अंडरमाइन हो। अगर वो नहीं होती तो हम जो है अपने कैनेटिक्स यूज कर रहे हैं, कोई इस तरह से हम उनको सप्रेस कर पाए, या वो जो सप्लाई लाइन है उसको काट पाए, वही हो सकता है। ये कोई इतना कोई डिप्लोमेसी वाली लैंग्वेजेस वगैरह आई डोंट थिंक कि इसका कोई इस पे उनके को बहुत ज्यादा असर आता है। तो यानी ये डिप्लोमेसी से मुतल्लिक जो यूएस की तरफ से बयान आया है उसके ऊपर भी आप लागू करेंगे अपनी बात? यूएस वाला जो बयान है, वो जिस तरह रीमा ने भी बात की है, वो उससे हटके है। और मैं तो ये चाहता भी नहीं हूँ कि यूएस ज्यादा इन्वॉल्व हो, क्योंकि यूएस का इन्वॉल्व होने से हो सकता है बगराम एयर बेस के तकाजा करना शुरू कर दें ट्रम्प वाला, तो उसमें चाइना का और अमेरिका का क्लैश आ जाएगा। हम अपना हमारा मसला बना हुआ है, हमें फिर ये समझ नहीं लगेगी कि हमने किसकी साइड खड़े हुए हैं। अमेरिका की तरफ जाना है, ये चाइना की तरफ। दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। शहजाद इकबाल साहब, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? जी अलीना, एक तो जो ये बात की गई कि यूएस ने उनको डेजिग्नेट किया है स्टेट स्पॉन्सर ऑफ रॉन्गफुल डिटेंशन पे, ये ईरान को भी किया था और पिछले महीने ही किया है। 27 फरवरी को ईरान को भी
डेजिग्नेट किया गया था, और इसमें शायद अमेरिका ने अपने कवानीन में कुछ तब्दीली भी की है 2025 में, जिसके बाद स्टेट डिपार्टमेंट ने जो है ईरान को किया था, और उसके चंद दिन बाद आपने देखा कि हमला भी कर दिया था इसराइल और ईरान ने। अमेरिका और इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया था। इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसको जवाब बना के किया था, बट ये इवेंट लास्ट मंथ ही हुआ था। जहां तक आपका सवाल अफगानिस्तान के हवाले से, अब ये डिपेंड करता है कि अफगानिस्तान कितने सिफारती ताल्लुकात दुनिया भर के साथ चाहता है, दीगर ममालिक के साथ चाहता है, क्योंकि फिलहाल तो उनका लगता है कि जो अबूरी सेटअप है उसका फोकस इंटरनली है। इंटरनली उनको कई मसाइल है, वो इलेक्टेड नहीं है, वो ताकत के जोर पर आए तो जाहिर सी बात है जी जितने भी दहशतगर्द ग्रुप्स है वो उनको अपने साथ रखना चाहते हैं। और इसीलिए पाकिस्तान ने भी जब भी उनसे मुतालबा किया है कि आप अपने आप को डिस्टेंस करें और लिख के दें कि ये खारिज है या ये हमला ना करें पाकिस्तान पे, तो वो इस हद तक आगे नहीं जाते, वो फतवा नहीं देते उनके खिलाफ। और बड़ा हमने ये सुना था कि अब जब वो दोबारा हुकूमत में आए 20 साल के बाद तो बहुत सीख चुके हैं, दुनिया के साथ चलेंगे, लेकिन कोई ऐसा एविडेंस है नहीं, क्योंकि जब ये वापस इक़्तिदार में आए तो दोहा एग्रीमेंट था, उसमें भी यही बात थी कि उनकी सरजमीन जो है वो नहीं इस्तेमाल होगी दूसरे ममालिक के खिलाफ और दहशतगर्दों के जरिए नहीं इस्तेमाल की जाएगी, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं पड़ा। इसके बाद रिसेंटली रशिया में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहां पे कॉल आउट किया गया अफगानिस्तान को, उनके वहां पे लोग भी मौजूद थे, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। जो साले से इसमें शामिल हुए उनके कहने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। चाइना का आपने अभी बताया बयान, और वैसे चाइना के इस पर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, अभी जब हमने उनके ऊपर जवाबी हमले भी शुरू किए थे तब भी बहुत ही एक बैलेंस्ड किस्म का चाइना की तरफ से जवाब आया था कि डी एस्केलेशन होनी चाहिए। उन्होंने कॉल आउट नहीं किया था कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन को रोके, जो दहशतगर्द वहां से इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी जमीन को उसको रोके, इस तरह का बयान उस वक्त भी नहीं आया था। तो यहाँ पर उस वक्त भी एक ये बहस थी कि चाइना ने उस तरीके से शायद पाकिस्तान के सपोर्ट में बयान नहीं दिया है। दूसरा, अगर हिस्ट्री भी उठा के देख लें, अभी अगर अमेरिका भी करता है तो क्या फर्क पड़ेगा। जब 2001 में 11 सितंबर वाले हमले हुए तो उस वक्त भी यही बात थी, उससे पहले भी यही बात थी कि अलकायदा को अपनी सरजमीन ना इस्तेमाल करने दें, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा था अफगान तालिबान को। तो मुझे लगता है उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ना उनके रवैये में अब हमने तब्दीली देखी है ना पहले तब्दीली देखी है, तो मुस्तकिल मिजाजी है। और मेरे ख्याल से उनको इस वक्त अपने इंटरनल इश्यूज पे ज्यादा फोकस है कि कहीं ऐसा ना हो कि टीटीपी या जो दीगर ग्रुप्स हैं वो आईएसकेपी को ज्वाइन कर ले या किसी और दहशतगर्द तंजीम को ज्वाइन कर ले। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। अच्छा सलीम साफी साहब, आपका मौक़िफ़ भी थोड़ा सा अलग है अमेरिका वाली मामले के ऊपर, उसके ऊपर भी आप अगर कुछ मज़ीद ऐड करना चाहें। दूसरा सर, इससे मुतालिक कुछ ज़राए से ख़बरें भी आ रही थी, कुछ बड़े सहाफ़ी ये भी दावे कर रहे थे कि अफ़गानिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जो ममालिक हैं उनके शहरियों को हिरासत में रखा जा रहा है, जिसके ऊपर अमेरिका ने भी तशवीश का इजहार किया। इसके ऊपर क्या कहिएगा? क्या ये आने वाले दिनों में आप समझते हैं कि मज़ीद ग्रेव कंसर्न बन सकता है और ये एस्केलेट हो सकता है? नहीं, एक तो अगर गहराई में देखें तो अमेरिका ही इस फसाद का बानी है, और अमेरिका ने एक ऐसा एग्रीमेंट किया तालिबान के साथ कि जिसके नतीजे में ये सूरत हाल बनी है। और अभी भी अगर तालिबान से कोई मुल्क डिमांड कर सकता है तो दोहा एग्रीमेंट पे वो अमेरिका के साथ हुआ था, तो वो अमेरिका का फ़र्ज़ बनता है कि वो उनके साथ डिमांड करे, लेकिन वो अभी तक अमेरिका ने टीटीपी में या इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं ली है। और ख़ुद जब दोहा एग्रीमेंट के दौरान भी पाकिस्तान की ये कोशिश थी कि टीटीपी का इशू भी दोहा एग्रीमेंट में लिखा जाए, तो ज़ल्मे खलीलज़ाद ने उसको लिखने नहीं दिया और उसमें शामिल नहीं किया। तो जो इस वक्त फसाद है तो उसका अगर आप देखें तो उसका बानी तो अमेरिका है। लेकिन ये तो अभी कुछ वाक़यात हुए हैं, कुछ 2 बंदों को गिरफ्तार किया है उन्होंने गालिबन, और उसकी वजह से अमेरिकियों का मूड बदल गया है, और उस पे वो तालिबान से उन्होंने डिमांड किया था कि उनको रिहा करें, तो उन्होंने रिहा नहीं किया, तो उसके बाद उन्होंने ये बयान दे दिया। मतलब ऐसी कोई कैफियत नहीं है जैसी कुछ ज़राए दावा कर रहे थे कि शायद यरगमाल बनाया जा रहा है मुख्तलिफ दूसरे ममालिक के शहरियों को अफ़गानियों की जानिब से, तालिबान की जानिब से? नहीं, ये अमेरिका ने उसको 2 बंदों का वाक़या था। अच्छा। उसको अमेरिका ने अब ये शक्ल दे दी है। ठीक है जी, दैट क्लियर्स इट। हमारे तज्ज़ियाकारों की आपने राय जानी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं दीगर सवालों के साथ। वेलकम बैक। तज्ज़ियाकारों से मज़ीद सवालात करते हैं। उमर चीमा साहब, ईरान इसराइल अमेरिका जंग से मुतल्लिक ताज़ा तरीन अपडेट्स ये हैं कि आबनाए हॉर्मुज़ का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। ईरान ने समंदरी गुज़रगाह में माइंस बिछाना शुरू कर दी हैं। ट्रंप ने दूसरी तरफ ईरान को मुतनब्बे किया है कि अगर आप ये इक़दाम लेते हैं
तो अच्छा नहीं होगा आपके लिए, मज़ीद आपके ऊपर तेज़ी से हमले हो सकते हैं। ये जो ईरान की हिकमत अमली है, ये अमेरिका पर क्या दबाव बढ़ाएगी? अलीना, ईरान को एक इस बात का आइडिया है कि वो वेपन में अमेरिका के साथ कंपैरिजन अपना मुकाबला कर ही नहीं सकते, लिहाजा वो चीज़ों को अपने अंदाज में लड़ रहे हैं। वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अगर आप देखें तो पहले ही उन्होंने एक तरह की ब्लॉकेड क्रिएट कर दी हुई है, कुछ एक फायर किए बगैर। अभी भी आज मैं वॉल स्ट्रीट जर्नल की स्टोरी पढ़ रहा था कि उधर से सिर्फ चाइनीज जहाज गुजर रहे हैं, और जो ईरान की ऑयल प्रोडक्शन है या जो वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो हो भी चाइना को रही है, और पहले की निस्बत जंग से भी बढ़ गई है। आज बल्कि बांग्लादेश ने भी परमिशन लेके उधर से गुजरा है। जो मुझे नजर आ रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में वो एक अपना जो एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है कि एक्सक्लूसिवली जो ईरान के हवाले से होगा, कि जिसके हमारे साथ ताल्लुकात ठीक होंगे वो इधर से गुजर सकता है, दूसरा नहीं गुजर सकता। तो मुझे यही लगता है कि इधर इनके लिए, अमेरिका के लिए प्रॉब्लम होगी। ये जो जिस तरह की एक स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव गेन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया, फलां तबाह कर दिया, ये ईरान का ये मेन कंसर्न नहीं है, और उनको पता है कि इसमें हम नहीं जीत सकते। उनके लिए ये है कि हम कितनी देर इंड्योर कर सकते हैं, अमेरिका को कितनी देर इंगेज कर सकते हैं। जिस तरह किसी टाइम तालिबान के एक लीडर ने किसी अमेरिकन जर्नलिस्ट को बोला था, उसने कहा था कि आप लोगों के पास घड़ी है, हमारे पास टाइम है। तो अब ये वाली सूरत जो है वो ईरान के साथ भी है कि उनके पास जो है ना वो घड़ी जो है अमेरिका के पास है, और टाइम जो है वो ईरान की तरफ है। वो चाहते हैं कि इनको जितना ट्रम्प को इधर एंगेज करेंगे वो उतना ज्यादा बट आई मीन जस्ट टू प्ले डेविल्स एडवोकेट, उमर चीमा साहब, जस्ट प्ले डेविल्स एडवोकेट, आप कहते हैं घड़ी उधर है, टाइम ईरान के पास है, बट इज दैट ट्रू इन इट्स ट्रूएस्ट सेंस? क्योंकि ईरान के पास भी तो कहते हैं ना लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनके पास भी लामहदूद असलहा या ताकत तो नहीं है जैसे अमेरिका और इसराइल के पास है। नहीं, उनका अलीना, उन्होंने उस ताकत से अपना मुकाबला ही नहीं किया। आप देख लें कि अगर उनके पास एयर पावर है इजराइल के पास या अमेरिका के पास, तो उन्होंने अपने मिसाइल तैयार किए, और मिसाइल वो थोक के हिसाब से है। ये ऐसे है जैसे मेरे पास एक मिसाइल 100 रुपए का हो, तो मेरे पास ये लगी रही है कि मैं 1000 भी चला लूं। तो दूसरे का अगर जो मिसाइल है वो एक लाख का हो तो वो कितने चलाएगा। तो उन्होंने इसी तरह अपने जो बोट्स हैं, वाटर बोट जो बनाई हैं अपना ये वारशिप के लिए या इधर बैटल के लिए, वो भी उनकी स्ट्रेटजी इनसे डिफरेंट है। तो लिहाजा ये उनका, अगर आप वेपन्स का मुकाबला करें तो कोई कंपैरिजन नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई उनका मुआवजा नहीं है। अब मुआवजा यही है कि हम इसको कितना इंगेज रख सकते हैं। आप ये देखें ना कि 2 दफा हुआ कि मुज़ाकरात होते हुए ट्रम्प, लेकिन वो मुज़ाकरात से मुतालिक भी मुख्तलिफ थेरी सामने आ रही हैं, मुख्तलिफ तज्ज़िया तबसरे हो रहे हैं कि आया वो संजीदगा कोशिशें थी या फिर सिर्फ अमेरिकाई वॉश था ईरान को दूसरी तरफ इंगेज रखने के लिए, जहां वो तैयारियां करे इस जंग के लिए। ऑल्सो जब हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात करते हैं तो चीन एक बड़ा अहम फैक्टर इसके लिए, क्योंकि यहाँ से चीन की जो एनर्जी सप्लाई है वो बड़ी जुड़ी हुई है। तो अमेरिका का इस पूरी की पूरी कॉरिडोर के ऊपर कंट्रोल चीन के लिए अच्छा टर्न आउट नहीं करेगा। आने वाले दिनों में इसको भी हम डिस्कस करेंगे। हम एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, दीगर सवालात शामिल करते हैं। वेलकम बैक। सलीम साफी साहब, आपसे सवाल हो रहा है कि ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद एक और तनाज़ा खड़ा हो गया। वो ये कि अमेरिकी सदर ने कहा है, ये जो ब्रीफिंग दी गई उसमें बड़े तहफ़्फ़ुज़ात भी हुए, और एक बयान ख़ास तौर पे अमेरिकी सदर का हाईलाइट हो रहा है जिसमें वो कहते हैं कि ये उनको ब्रीफ किया गया उनके मुशीरान की जानिब से कि ईरान हमला कर सकता है, इसलिए अमेरिका ने पहले कार्रवाई कर दी प्रीएम्प्टिवली। आप इस बयान को कैसे देखते हैं? क्या ये एहतसाब से भागने की अलामत है? मैं इस बयान को ऐसे ही देखता हूँ जिस तरह ट्रम्प के बयानात को बाकियों को देखता हूँ। देखिए, उसमें अगर तो मुशीरान ने भी मशवरा दिया है, लीडर को बाज़ औक़ात मशवरा किसी मुशीर की तरफ से मिला होता है, बाज़ औक़ात किसी टीम मेंबर की तरफ से मिला होता है, और अक्सर औक़ात उसका अपना इज्तिहाद होता है, लेकिन अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल वो खुद समझा जाता है और लीडर ही जिम्मेदार होता है। वो इससे अपनी जान नहीं छुड़ा सकता कि मुझे तो फलां ने वर्गलाया या मुझे तो फलां ने बताया या मुझे तो फलां ने मिसगाइड किया। और ये जो उन्होंने बयान दिया है, ये इस बात का भी सबूत है कि डोनाल्ड ट्रंप को
ये यकीन हो गया है कि ईरान से उनको अपने मतलूबा नताइज नहीं मिल रहे हैं, और ज़हनी तौर पर उन्होंने ये कबूल कर लिया है, क्योंकि फतह की सूरत में फिर लोग क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, और जब आप हार रहे होते हैं तो उस सूरत में फिर आप ज़िम्मेदारी को दूसरी तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, कभी एक की तरफ, कभी दूसरे की तरफ, कभी तीसरे की तरफ। लेकिन बहरहाल अगर ये उनके मुशीरों ने भी उन्हें कहा हो तो इससे वो ईरान की हमाकत से बरुज़िम्मा नहीं हो सकते, और अल्टीमेटली डोनाल्ड ट्रंप ही को जिम्मेदार करार दिया जाएगा। थैंक यू सलीम साफ़ी साहब। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप और उनकी जो इंतज़ामिया के मेंबरान हैं उन्होंने इतने जवाब दिए हैं इस ईरान जंग से मुतल्लिक या ईरान पर हमला करने से मुतल्लिक कि अब तो आई थिंक वीव लॉस्ट ट्रैक ऑफ इट। लेकिन ज़रूर एक बड़ा ज़बरदस्त सा मोन्टाज बन सकता है। हर बयान जहाँ से वो शुरू हुए थे कि हम रजीम चेंज करना चाहते हैं, वहाँ से कि उनके ऊपर असैसिनेशन का खदशा था, और अब ये वाला कि उनको मशवरा दिया गया इससे पहले कि ईरान हमला कर दे, हमने उनके ऊपर हमला कर दिया तक। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। शहजाद इकबाल साहब, हुकूमत पाकिस्तान ने इक़दाम लिए हैं ख़ित्ते में जो सारी की सारी सूरत हाल बन रही है, ख़ासकर जंगी खदशात जो तेल की तलब और रसद को मुतासिर कर सकते हैं, उसके ऊपर ऑस्टेरिटी मेजर्स पर आपकी क्या राय है? क्या आप समझते हैं कि ये काफ़ी हैं? अलीना, बिल्कुल भी काफी नहीं है। 14 इकदाम का जिक्र किया है वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने, लेकिन ये नहीं बताया इन 14 इकदाम से हम कितनी रकम बचाएंगे और कितनी वो रकम डाइवर्ट की जा सकती है एक आम आदमी के लिए, ताकि उसके ऊपर फ्यूल का इतना इम्पैक्ट नहीं आए। इसका कोई जिक्र नहीं हुआ। मतलब जिस किस्म के इकदाम बताए गए हैं कि इफ्तार पार्टी नहीं करेंगे, जो सरकारी मीटिंग्स हैं आप वो होटल्स में ना करें, वो अपने दफातर में करें, आप जो है गैर जरूरी गैर मुल्की दौरे ना करें, आपका जो सरकारी अफसरान है उनका फ्यूल आपने 50% कम कर दिया सिर्फ 2 महीने के लिए। मतलब ये तो वैसे भी ऐसे इकदाम हैं जो कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जो कि 24-25 मरतबा IMF प्रोग्राम में जा चुका है, उनको वैसे ही जेब नहीं देता। अगर आपके सरकारी मुलाजमीन की आप 2 महीने के लिए फ्यूल अलाउंस कम कर रहे हैं तो यानी कि उनका गुजारा हो जाएगा ना। अगर आप कहते हैं कि गैर मुल्की दौरे ना करें जो गैर जरूरी हो, अगर आप कहते हैं कि सरकारी 60% गाड़ियां जो है वो आप पार्क ही रखें, उनको ना इस्तेमाल करें, तो इसका मतलब गुजारा हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि मुल्क आपका चलना बंद हो जाएगा। तो ये इकदाम हम पहले क्यों नहीं कर सकते? ऑस्टेरिटी के जो बड़े बड़े इकदाम हैं ना, वो तो हमें सिर्फ ऐलान की हद तक ही देखे। ये सिंबॉलिक मेजर्स हम ले लेते हैं और उससे भी नहीं बताया जाता कि कितनी रकम बचा के हम इनकी मदद कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि बहुत सारे महकमे मिनिस्ट्रीज ऐसी हैं जो कि डिवॉल्व हो गई है सूबों में, हम बंद करेंगे। 2 साल हो गए, अब तक हमें नहीं नजर आया। एक प्राइवेटाइजेशन आपकी हुई है PIE की, इसके अलावा तमाम जो नुकसान देने वाली इदारे वो अभी तक चल रहे हैं। फिर कहा गया था पेंशन फंड है, उसका पैसा हमें हुकूमत को देना पड़ता है, यानी टैक्स पेयर को देना पड़ता है, उसके लिए कुछ इंतजाम करेंगे। कुछ नहीं किया हुआ है, वो भी नहीं हुआ। तो ये हम जब तक इकदाम नहीं लेंगे तो इस तरह की मुश्किल सूरत हाल में आवाम को रिलीफ नहीं दे सकेंगे आप। अच्छा शहजाद, तेल से मुतालिक भी बताइएगा। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा तो कर दिया गया है, लेकिन इत्तलात कुछ ऐसी भी हैं कि मजीद इंतजाम किया जा रहा है। पाकिस्तान शायद कुछ शिपमेंट्स आ भी जाएं। फिर हमने देखा है कि यूरोप ने भी अपने रिजर्व्स रिलीज करने का कहा है। क्या आने वाले दिनों में इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तानी अवाम के ऊपर कुछ रिलीफ होगा या कीमतें कम की जाएंगी या नहीं? देखिए, रिलीफ तो उसी सूरत होगा जब कीमत कम होगी, और अब देखना है कि कितना जल्दी उसको पास ऑन किया जाता है, क्योंकि इस वक्त तो हुकूमत ने, आपने देखा कि जो पुराना स्टॉक पड़ा हुआ था उस पर भी बढ़ा दिया गया, उसका भी इंतजार नहीं किया गया। तो एक तो ये देखना होगा। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि अगर कुछ रकम बचाई गई है तो या तो वो आप सब्सिडी के तौर पर टारगेटेड सब्सिडी दें आम आदमी को, या फिर अब अगर मजीद तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो कुछ आप जो लेवी है, पेट्रोलियम लेवी, उसको कम करें। आपको याद होगा पिछले कुछ अर्से पहले इसी प्रोग्राम में हमने ये भी डिबेट किया था, बलूचिस्तान में सड़क बनानी थी, उसके लिए भी पता नहीं कितने 6-8 रुपए लेवी लगा दी गई थी। मतलब इसकी क्या तुक बनती है? डज नॉट मेक सेंस। लेवी का मकसद ये नहीं है कि आपने जो भी हुकूमती काम कर रहे हैं तो आप लेवी लगा दें पेट्रोल पे, क्योंकि आपको पता है वो अपने सूबों को नहीं देनी, वो अपने जेब में वफाक रखनी है सारी। तो मेरे ख्याल से इस पे अगर जी तो आपको जो है चाहिए कि अगर मजीद कीमतें बढ़ती हैं तो लेवी कम करें, ताकि आम आदमी को थोड़ा सा रिलीफ दिया जा सके। अच्छा, हमारे पास टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया, लेकिन एज शॉर्ट एज पॉसिबल आप ये बता सकें। मैं कल हुकूमती वजीर मुमलिकत को, तवानाई को सुन रही थी। वो कहते हैं कि हम जितनी लेवी में रिलीफ दे सकते थे हमने दे दी, इससे ज़्यादा मुमकिन नहीं था हमारे लिए लेवी में रिलीफ देना। IMF को भी ऑन बोर्ड लेना पड़ता है। Is it true? मैंने एक प्रोग्राम में ये सुना कहते हुए उनको कि हमने देखे डीजल पर लेवी कम की है, लेकिन उन्होंने शायद ये नहीं बताया कि लेवी जो पेट्रोल पे थी ना वो आपने 20 रुपए बढ़ा दी है। तो यानी कि आपने उसको बैलेंस ऑफ किया है, और पेट्रोल की कंजम्पशन पाकिस्तान में ज्यादा है।
यानी कि जो डीजल जो कि तकरीबन 40% इस्तेमाल होता है उस पर आपने 20 रुपए लेवी कम कर दी। पेट्रोल जो कि 20% ज्यादा इस्तेमाल होता है एज कम्पेयर टू डीजल, वहां पे आपने 20 रुपए लेवी बढ़ा दी। तो ये मेरे ख्याल से बाकी जुमला उन्होंने मुकम्मल नहीं किया। और बिल्कुल IMF को इस वक्त रुजू करने की जरूरत है। जब कोविड टाइम से भी मुश्किल हालात थे आपने उनसे किया था। तो आप देखें ना, इंडिया जो है वो रशिया से मंगवा रहा है, इंडिया जो है वो रशिया से तेल मंगवा रहा है, अमेरिका ने इजाजत दे दी। हमारे वजीर साहब ने कहा था कि देखें वो एक शिप आया था, इतना ढंडोरा पीटा गया था कि देखें अब तेल की कीमतें कितनी कम होंगी, हमारी डिप्लोमेसी देखें, रशिया से भी मंगवा लिया। तो अब वैसे शहजाद, मैं देख रही थी कि बांग्लादेश में भी इस तरह के मेजर्स लिए जा रहे हैं, फिलीपींस में भी, और भारत भी अब सोच रहा है इस तरह के मेजर्स लेना। जी हमारे पास टाइम हो गया है, हम इसको मजीद एक्सप्लोर करेंगे आने वाले दिनों में। अभी हमें इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।